हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग 12th इकोनॉमिक्स में बात करने वाले हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट का मीनिंग, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं और साथ ही उसमें जो आने वाला इक्विलिब्रियम या डिसइक्विलिब्रियम है उसको। तो ये वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट एक स्टेटमेंट होता है जिसमें एक देश रिकॉर्ड करता है कि उसने बाकी के कंट्रीज़ के साथ में क्या क्या मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस किए, है ना। यहाँ पर हम केवल गवर्नमेंट की बात नहीं करेंगे, एक पूरे देश की बात करेंगे कि एक देश यानी वहाँ के लोग, वहाँ की सरकार, वो दूसरे देश के लोगों के साथ कितना मॉनेटरी ट्रांजैक्शन करते हैं और उसमें कितना पैसा आता है और कितना जाता है। ये नॉर्मली एक साल के लिए तैयार किया जाता है। तो ये होता है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसमें क्या क्या ट्रांजैक्शन होते हैं तो उनको बेसिकली हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं, जिनको कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी भी बोलते हैं। जिसमें पहला होता है करंट अकाउंट बीओपी। ऐसे ट्रांजैक्शंस जिनका देश की, फिर बोल रहा हूँ, कंट्री की एसेट या लायबिलिटी पोजीशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सारे ट्रांजैक्शंस करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस होते हैं। दूसरे होते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। ऐसे ट्रांजैक्शंस जिनका देश की असेट्स या लायबिलिटी पे कोई भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। और इन दोनों के अलावा होते हैं तीसरे ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन। ये नॉर्मली वो ट्रांजैक्शन होते हैं जो करंट और कैपिटल दोनों ही कैटेगरी में नहीं आते हैं। इनका इस्तेमाल तब किया जाता है जब हमारा बीओपी यानी हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम में चला जाता है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करना है। सबसे पहले करंट अकाउंट की बात करते हैं। तो करंट अकाउंट बीओपी में हम इंक्लूड करते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। एक देश से दूसरे देश में माल बेचना यानी एक्सपोर्ट, और दूसरे देश से अगर हम माल खरीदते हैं तो इंपोर्ट गुड्स का, वो सारा की सारा करंट अकाउंट बीओपी में इंक्लूड होता है। इसके अलावा सर्विसेज का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, वो भी हमारे करंट अकाउंट बीओपी में ही शामिल होने वाला है। और इन दोनों के अलावा होते हैं कुछ करंट ट्रांसफ़र्स, ऐसे ट्रांसफ़र्स जिनके बदले में कुछ भी नहीं दिया जाता, जिनको यूनिलेटरल भी बोलते हैं, जो वन वे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जैसे डोनेशन होता है या फिर फैमिली रेमिटेंस होता है। तो इन सभी को हम करंट अकाउंट बीओपी में इंक्लूड करवाते हैं। फिर आते हैं आपके कैपिटल अकाउंट बीओपी। तो इसके अंदर वो ट्रांजेक्शन इंक्लूड होंगे जिनका देश की असेट्स या लाइबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। जैसे कि बोरोइंग्स, आप किसी देश से उधार लेते हैं तो आपके ऊपर एक लाइबिलिटी जनरेट होती है, या फिर आप वो उधार वापस चुकाते हैं तो आपकी एक लाइबिलिटी कम होती है। तो बोरोइंग जो होती है वो कैपिटल अकाउंट बीओपी का पार्ट होती है। फिर होता है इन्वेस्टमेंट, बोरोइंग का उल्टा। आप कहीं किसी देश में, दूसरे देश में पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पर कोई ज़मीन जायदाद खरीद लेते हैं, तो ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। या फिर उस इन्वेस्ट किए हुए पैसे को वापस निकाल के लाते हैं, तो भी ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में ही इंक्लूड होता है। इन दोनों के अलावा होते हैं एनआरआई डिपॉजिट्स। एनआरआई मीन्स नॉन रेसिडेंट इंडियंस। ऐसे लोग जो इंडियंस हैं लेकिन वो इंडिया में काफ़ी टाइम से नहीं रह रहे, तो अगर वो लोग हमारे देश में पैसा जमा करवाते हैं हमारे देश के बैंक्स में, तो वो भी कैपिटल अकाउंट बीओपी बनेगा, क्योंकि उनका जमा किया हुआ पैसा हमारे देश के लिए बोरोइंग या फिर एक लाइबिलिटी के तौर पे ट्रीट किया जाता है। उसके अलावा बैंकिंग कैपिटल, कई बैंक्स होते हैं जो दूसरे देशों में भी अपनी ब्रांचेस खोलते हैं। इंडिया के कई सारे बैंक हैं जिन्होंने दुनिया के कई देशों में अपनी ब्रांचेस खोल रखी है। तो वो जो पैसा उन्होंने वहाँ इन्वेस्ट कर रखा है वो होता है बैंकिंग कैपिटल। और एक और चीज़ होती है शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट। अगर हम किसी से कुछ सामान उधार ले रहे होते हैं तो फॉर द टाइम बीइंग वो हमारे लिए बन जाता है एक लाइबिलिटी, तो उसे भी हम कैपिटल अकाउंट बीओपी में इंक्लूड कर रहे होते हैं। मेरे ख्याल से सारे आइटम्स क्लियर हो चुके होंगे। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो बीओपी होता है उसका बैलेंस कैसे निकलता है। तो बीओपी का बैलेंस निकालना बहुत सिंपल होता है। कितना पैसा बाहर से आया है और कितना पैसा देश के बाहर गया है, उन दोनों को लिखा जाता है और ऑटोमेटिकली हमारे पास बीओपी का बैलेंस आ जाता है। बीओपी का बैलेंस इक्विलिब्रियम में भी हो सकता है और डिसइक्विलिब्रियम में भी हो सकता है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब रिसीट यानी जितना पैसा हमारे देश में आया है और पेमेंट यानी जितना पैसा हमारे देश से गया है वो दोनों बराबर हो जाते हैं, तो उसको हम इक्विलिब्रियम इन बीओपी के नाम से समझते हैं। दूसरा होता है डिसइक्विलिब्रियम, जो कि नॉर्मली हमेशा होता है जब अपने देश से जो पैसा बाहर गया है वो और जितना पैसा हमारे देश में आया है वो दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। नॉर्मली यही हमको देखने को मिलता है।
ये जो डिसइक्विलिब्रियम होता है ये फिर दो तरह का हो सकता है, एक हो सकता है सरप्लस और दूसरा हो सकता है डिफिसिट। सरप्लस का मतलब होता है जब हमारे देश में जो रिसीट हो रहा है, जो बाहर से पैसा हमारे देश में आ रहा है वो ज़्यादा होता है और जितना पैसा हमारे देश से बाहर जा रहा है यानी पेमेंट हो रहा है वो होता है कम, यानी रिसीट ज़्यादा है और पेमेंट्स कम है, तो उसको बोलते हैं बीओपी सरप्लस। अब ये जो ज़्यादा पैसा आ चुका है हमारे देश में, ये सारा पैसा हम ऑफिशियल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। और अगर हम बीओपी डिफिसिट की बात करें तो बीओपी डिफिसिट का मतलब होता है कि हमारे देश से पैसा गया है ज़्यादा और हमारे देश में पैसा आया है कम, यानी पेमेंट ज़्यादा हो रहे हैं और रिसीप्ट हो रही है कम, तो उसको हम बोलते हैं बीओपी डिफिसिट। फिर वही क्वेश्चन जनरेट होता है कि अगर पैसा कम आ रहा है तो बाहर जाएगा कैसे ज़्यादा, तो इसके लिए हम फिर इस्तेमाल करने वाले हैं हमारे ऑफिशियल रिज़र्व ट्रांजेक्शन्स। ये ट्रांजेक्शन्स आरबीआई करता है और इन ट्रांजेक्शन्स को करने का सोल पर्पस होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करना। तो यहाँ पर हमारा एक छोटा सा 6 मार्क्स का टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।